थोड़ी सी हमें दिक्कत अगर आई थी तो कहाँ आई थी वो अंदाजा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फर्क में हम लोग थोड़ा सा दिक्कत में आए थे। एम आई राइट? क्या था वो फर्क? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आगे साइन क्या लगता है बच्चों? नेगेटिव। इट इज ऑलवेज रिलीज्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन में कहीं मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करती रिलीज्ड वाला। एम आई राइट? तो लेट्स रीड वन स्टेटमेंट, फिर हम इन एक्सेप्शंस में आएंगे। हेलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, हाँ या ना? क्लोरीन के बाद किसकी होती है? फ्लोरीन, और उसके बाद बाकी सब। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नहीं बोला। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लगाइए तो सबसे ज्यादा कौन, सबसे आगे कौन, सबसे पीछे कौन? आई वॉन्ट टू आस्क यू, अरेंज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन फैमिली। यस, क्लोरीन की सबसे कम। कब मैंने कहा ऑर्डर इन नेगेटिव लगाओ? लास्ट क्लास में एक ही बात चलती रही थी जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हर बार मैंने ऑर्डर में इन नेगेटिव या रिलीज्ड बोला है। अगर मैं कहती हूं वन लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लगाइए इन नेगेटिव तो क्लोरीन की सबसे आगे, या मैं कहती हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लगाइए रिलीज्ड में तो क्लोरीन की सबसे आगे। बट जब मैंने कहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, ये पास्ट ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना मैंने बोला बच्चों नेगेटिव, ना मैंने बोला रिलीज्ड, तो फिर तो आपको साइन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। माइनस में सबसे ज्यादा जिसका था वो सबसे पीछे लगाओगे। क्लियर है सबको? तो ये चार पांच कुछ एक्सेप्शंस थी मेरे पास, जिनमें सबसे पहली एक्सेप्शन आपको पता चल गई भाई, क्लोरीन में रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होती है बिकॉज इट इज लार्ज इनफ टू एकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ये इसमें रिलीज्ड एक्सपेक्टेड से कम होती है क्योंकि इट इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर सब बच्चों को? ओके, अब इन तीन की पॉजिटिव थी बच्चों, फास्फोरस की पॉजिटिव नहीं थी। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फास्फोरस, उसकी पॉजिटिव नहीं थी। क्या रीजन था? क्या रीजन था? नाइट्रोजन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, जबकि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। व्हाई? इसको एक बहुत सही तरीके से लिखना क्या होगा, आपको पता है जो चीज आप सबसे पहले बोल रहे हो उसमें सामने वाले का काउंटर आएगा ही आएगा। मैंने भी बोला होता ना, अभी बच्चों में आंसर बताती हूं, क्योंकि नाइट्रोजन में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। आप में से कम 10-12 का काउंटर आता, मैम वो तो फास्फोरस में भी आता, और आप ये कर भी रहे हैं और सही कर रहे हैं। तो अपना आंसर ऐसा होना चाहिए कि पहली ही लाइन पे सामने वाला काउंटर ना करे। अगर आप चाहो तभी काउंटर करें। हम जब चाहते हैं तो ऐसी लाइन बोलते हैं कि स्टूडेंट्स काउंटर करें क्योंकि हमें उनको एनकरेज करना है, लेकिन आपको टीचर को एनकरेज नहीं करना काउंटर के लिए। तो व्हाट शुड बी योर आंसर? ऑल्दो बोथ बिलोंग टू सेम ग्रुप हैविंग P3 कॉन्फ़िगरेशन। तो शुरुआत ही उससे करो कि टीचर को यह पता हो कि यह बच्चा जानता है कि पहली लाइन क्या लिखनी चाहिए। ऑल्दो बोथ बिलोंग टू सेम ग्रुप हैविंग NP3 एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, but nitrogen being small will resist one extra electron to be added, whereas phosphorus is large enough to accommodate one extra electron, therefore nitrogen में enthalpy required होगी और फॉस्फोरस में बहुत थोड़ी रिलीज होगी। समझ में आया? आई होप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के चारों एक्सेप्शन अभी बात कर लें, अगले टेस्ट के लिए, परसों की क्लास के टेस्ट के लिए दिक्कत ना आए हमको। मैं कोशिश ये कर रही हूँ एटलीस्ट ये ना आपको सेशन एक्स्ट्रा लगाना पड़े। क्यों लगाना पड़े? दिमाग है हमारे पास भाई, क्लास के पढ़े और सेल्फ स्टडी से हम खींच सकते हैं। अब आता है मेरे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम की पॉजिटिव क्यों थी? बिकॉज दे हैव fully filled ns orbitals, that is 2s and 3s। यही, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब अपने आप को कंफ्यूज मत करना, इसका मतलब सारे ग्रुप का होता होगा ये वो। अब उससे थोड़ा ऊपर उठ जाना क्योंकि कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा दिया गया। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक पैटर्न फॉलो होता है, सिर्फ 4 जगह अगर फॉलो नहीं होता तो उसके लिए हाय तौबा मचाना नहीं बनता। ठीक है? देन कम्स वेरी आवर ओन व्हाट? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में
क्योंकि एक्सट्रीमली स्टेबल फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना इज एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, इसीलिए या पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इनटू देयर गैसियस आइसोलेटेड एटम। क्या इन 4 को लिखने में कोई दिक्कत आएगी बच्चों? हो जाएगा। एनसीईआरटी जरूर खोलिएगा और देखिएगा, अगर कोई भी वैल्यूज दे रखी हैं, वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, लेकिन उन वैल्यूज के हिसाब से कोई एक ट्रेंड अगर आपको याद करना है तो करना चाहिए। एक आधा ट्रेंड तो ऐसा जरूर मैंने इरादा रखा है कि मैं क्लास में ना मेंशन करूं, सिर्फ उसको आए जो एनसीईआरटी पढ़ के आ रहा है, एंड आई केप्ट इट फॉर टेस्ट, क्योंकि मुझे एक बात और एनकरेज करनी है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है, चलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी में किसी को डाउट तो 1-2 क्वेश्चंस कर लें, उसके थोड़ा और फाउंडेशन हो जाएगी। लास्ट क्लास में तो पहली बार ही किया था। अब जो गलती शुरू में ही मैंने कराई आपसे ऑर्डर लगाने में, यही गलती कर सकते हो आप लोग, अब और तो करोगे नहीं। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कहीं बोला है मैंने रिलीज या नेगेटिव? नहीं बोला। तो प्लीज आप साइन का क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। तो अब अगर अरेंज करना है, पहले वैसे सोचते हैं जैसे पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इसकी तो मेरे को शायद याद हो पॉजिटिव होती है, नाइट्रोजन की मेरे को याद है तो मैं यहां लिख दूं पॉजिटिव। उसके बाद कंपटीशन बचा इन तीनों में, तो साइज पे ही जाएगी बात, और कोई फैक्टर तो है ही नहीं इनमें। जितना छोटा साइज रिलीज्ड आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? -100, -80। सपोज, ये वैल्यू सपोज कर रही हूं मैं, और इसकी क्या हुई? -60। अब ट्रेंड लगाना है तो सबसे आगे तो पॉजिटिव वैल्यू ने आ जाना है। ठीक है, सबसे आगे नाइट्रोजन आ गया। वैसे नाइट्रोजन की एक्चुअल वैल्यू +31 होती है, ये बता दो। आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ये चीजें पता होती है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कुछ नहीं, आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछेगा। उसके बाद नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू कौन है? बोरोन, फिर कार्बन, लास्ट में ऑक्सीजन। और अगर यही मेरे से पूछ लिया होता रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लगाइए, तो साइन उल्टे हो जाते, साइन उल्टे हो जाते। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कौन सा होता? ओजस, ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी किसके पास सबसे ज्यादा है? चेक करना, नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको बता दूं कौन से 2 ऑर्डर सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन नेगेटिव। ये दोनों हमेशा हमेशा सेम होंगे। तो मैं भी लिख देती हूं आपके लिए, आप लोगों को याद रहे, भूले ना इसको। So electron affinity is equals to electron gain enthalpy in negative और released। इसे लिख लीजिए। जब कभी लगे मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, फॉलो दिस। जब लगे मैं नहीं सोच पा रहा, नहीं सोच पा रही, तो इसको फॉलो कर लो। ठीक है, बार भी मैंने फॉर्मली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पढ़ाया था। इफ समबडी आस्क मी इट्स डेफिनेशन, इफ समबडी आस्क मी इट्स डिटेल्ड टेक्निकलिटी, तो मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखवाना है। तो लिखिएगा इसको, टेंडेंसी, हैबिट, नेचर, कुछ भी लिख सकते हो। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, in gaseous neutral and isolated atom। इसका कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। अगर मेरे को कोई ऑर्डर मांगता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रही हूं, आपने मुझे पिछली स्लाइड पे करेक्ट आंसर ऑलरेडी दे दिया, बट अगेन एंड अगेन डिस्कशन विल लीड टू रिटेंशन। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, और आप लोगों ने अभी अभी ये बताया। नाउ जब कोई मेरे से एफिनिटी पूछता है, मेरे को एक तो अच्छा एग्जाम्पल देना चाहिए, तो मैंने डेफिनेशन के लिए एक एग्जाम्पल भी दे दिया।
अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वही जो आप पीछे बता के आए हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर अगर मेरे को अरेंज करना है तो आई थिंक सबसे ज्यादा कौन, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। सही बोला मैंने, गलत बोला? फ्लोरीन क्लोरीन उल्टा बोल दिया मैंने। तो अब तो पकड़ लोगे इनकरेक्ट करेक्ट ऑर्डर, यही प्रैक्टिस करानी है मेरे को। सो ये वैल्यूज अगेन आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन वो याददाश्त जो अभी आपकी थी, जितनी बार मैं कोशिश कर रही हूं, आप गलती नहीं कर रहे, प्लीज परसों तक इसको रिटेन रखिएगा विदाउट एनी हेल्प, अपनी सेल्फ स्टडी से। सही मेंटर मुझे लगता है वो है जो आपको कंफर्ट जोन ज्यादा ना दे। आई डोंट नो आप जानते हैं इस बात को या नहीं जानते, कंफर्ट जोन से ज्यादा बंजर जमीन कोई नहीं है, उस पर कुछ नया नहीं उगता। तो जितना कंफर्ट जोन लेते जाएंगे उतनी ग्रोथ रुकती जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूं ये आप अपने दम पे याद रखें क्लास में जब दूसरी बार हुआ। क्लियर है बालको? चलो, यानी मैंने एक ही साथ 3 अलग अलग तरीकों से लिखवा दिया। जब जब आप कंफ्यूज हो भाई क्या पूछा है, ऑर्डर किसका, तीनों एक साथ लगा दिए, तीनों एक साथ। ये आप लगा लोगे, मैंने वैल्यू दे दी, इतना तो कर लोगे। तो जब भी आपको लगे हमें समझ नहीं आ रहा ऑर्डर किसका देना है, एफिनिटी का देना है, तो ये समझ लेना भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऐसे दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का देना है तो नेगेटिव को रिस्पेक्ट करके दिया जाता है। और अगर अरेंज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड बोला जाए तो फिर नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ता है। नेगेटिव में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर गलत नहीं लगा रखा, देखिए बिल्कुल उल्टा लिखा है हमने। तो जिसमें अगर आप देखेंगे नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू रिलीज्ड में ज्यादा पूछी है, ये होगा ऑर्डर। तो तीनों ऑर्डर एक साथ बताने का मतलब है अब आप एफिनिटी, गेन एंथैल्पी और गेन एंथैल्पी रिलीज्ड में कंफ्यूज ना हो जाएगा बच्चों से। चलो एक और बताओ, सल्फर और सल्फर नेगेटिव अरेंज ऑर्डर, अरेंज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सल्फर और, मैंने क्या बोला है, दोनों ही सल्फर बोले हैं। हाँ मतलब दोनों ही सल्फर के केस बोले हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया मैंने। सल्फर और सल्फर नेगेटिव, किसकी एफिनिटी ज्यादा? सल्फर नेगेटिव नहीं, एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने को कौन रेडी है? सल्फर। सल्फर नेगेटिव नहीं तैयार, रिपल्शन देगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? ओके। ऑक्सीजन और सल्फर नेगेटिव, एफिनिटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन और सल्फर, एफिनिटी किसकी ज्यादा? सल्फर। तो फिर क्यों चाहिए तुमको इतनी हेल्प? याद तो है सब कुछ। डीपीपी के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, डीपीपी के क्वेश्चंस में ठीक ठाक ट्रिक्स हैं, तो बिना डीपीपी किए हमारे टेस्ट को करने की कोशिश मत करना, उसमें थोड़े ट्रिकी हैं। इन्हीं बातों को घुमा फिरा के पूछा हुआ है। चल, आपको क्या प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूं, आपकी हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगली स्लाइड पे जाऊं, उसकी बुकिश डेफिनेशन पे आऊं, उससे पहले मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में, जो काफी हद तक 80% कनव ने हमको सही बताया, वो पहले आपको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किन्हीं भी दो डिसिमिलर एटम्स में बॉन्ड बना, कोई भी दो डिसिमिलर। अब कोई भी दो डिसिमिलर हैं तो मैं ले लेती हूं ए बी। ठीक है, अभी कौन से, ये अगला चैप्टर है, ये सारा अगला चैप्टर है। ए बी के बीच बॉन्ड बना। जब भी बॉन्ड बनता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, आपको मैंने शायद चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था जब रेडियस बात कर रहे थे, सारी समस्याएं कोवेलेंट बॉन्ड में आई, जहां शेयरिंग आई। जब दो लोगों को कुछ शेयर करना हो तो कोई भी कभी भी बेईमान हो जाए तो मामला बिगड़ जाता है। आयन में कुछ शेयरिंग ही नहीं है, टोटल ट्रांसफर है, ये मेरा है ही नहीं तुम रखो, तो कोई इशू ही नहीं आया। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या पढ़ के आते हैं, वो ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और दिस ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाया आप लोगों ने, दोनों एग्जैक्टली बीच में। ये पॉसिबल ही नहीं है दोनों एग्जैक्टली बीच में। कोई एक एटम की टेंडेंसी, नेचर थोड़ा ज्यादा होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसकाने का, और किसी एक का नेचर कम होगा, ठीक है यार तू रख, तू राजी, इस तरह का होगा, लेट गो, जाने दो। ठीक है, तो दो तरह के बिहेवियर देखने को मिले।
तो जो कोई एक एटम की टेंडेंसी ज्यादा है अगर अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास खिसका हुआ होगा। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या था? इलेक्ट्रॉन तो आज तक कोई ढूंढ ही नहीं पाया, किसको पता चला इसके पास खिसका हुआ है भाई? हम तो प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे अगले चैप्टर में, फिर जाके जाई स्क्वायर आएगा, फिर से आएगा, दोनों के जाई स्क्वायर ऐड करेंगे जब बॉन्ड बनेगा। तो जब अगेन श्रोडिंगर इक्वेशन बॉन्ड पे लगाई गई तो देखा गया इसकी जो 95% वाली इमेजिनरी बाउंड्री थी वो कुछ ऐसी बनी। किसके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिली? बी के पास। इससे हमको पता चला कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम, अगले चैप्टर में यही चलेगा, ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम मिलेगा विच सजेस्ट ज्यादातर टाइम ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां मिले? बी के पास। ज्यादातर टाइम ए के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम रही। इट मींस व्हाट? ये जाने दे रहा है टोटल ट्रांसफर नहीं, जस्ट थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी। तो इसके ऊपर थोड़ी सी ही सही इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खिसक तो गई, सामने वाले की तरफ खिसक गई, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊं तो गलत हो जाएगी बात। टोटल ट्रांसफर तो नहीं था, तो क्या लगाएंगे? पार्शियल पॉजिटिव। इस पे क्या लगाएंगे? पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल इतनी छोटी टर्म है कि इसको मेजर तक नहीं कर पाए। पार्शियल मतलब वेरी स्मॉल। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे गंदा कंफ्यूजन अगले चैप्टर्स में आपको क्या आने वाला है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ऑब्वियसली गेन वर्ड है बीच में, अब मैं नहीं बोल रही, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क। स्कूल पेपर्स का फेवरेट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बता रही हूं, सुनना। डेफिनेशन दोनों की आ गई, गेन एंथैल्पी की आ गई, इसकी अभी आ रही है अगली स्लाइड पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है गैसियस आइसोलेटेड, यानी अकेले एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एंट्री, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑलरेडी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट होना टुवर्ड्स वन एटम। दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं है, रत्ती भर लेना देना नहीं कि आप सोचो फ्लोरीन क्लोरीन वाला एक्सेप्शन, ऑक्सीजन सल्फर वाला, नोबल गैस वाला, सॉरी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मात्र एक चीज है, छोटी सी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के रख रहा है थोड़ा सा अपने पास, एनक्रोच कौन कर रहा है, बस, और कुछ। राइट डाउन। अब जैसे HCl में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे लगाऊं? H पे, और Cl पे क्या लगाऊं? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या लगाऊं? अगेन दिस, तो इसकी भी प्रैक्टिस करिए। इस पे क्या लगाऊं? दोनों सिमिलर में एग्जैक्टली बीच में होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम। जहां दोनों सेम है वहां अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढते हैं, मतलब अगेन मेरा बेसिक हिला हुआ है। तो दोनों जब सेम है तब कोई भी, चाहे वो दोनों H थे, दोनों F थे, दोनों नाइट्रोजन, दोनों सल्फर, दोनों ऑक्सीजन, एनीथिंग, सेम एटम्स में कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकती। डिफरेंस आपस में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता, दोनों सेम है। अब अगर मेरे को दो बॉन्ड्स, जो दो इलेक्ट्रॉन्स या दो एटम्स के बीच बॉन्ड बना हुआ है, और अगर मैं यहां पर यह बात कहती हूं कि एक के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये मैं कह सकती हूं एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव, ये तो कह सकती हूं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में भी देखूं तो एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव होता है। सेल, बैटरीज, मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अर्थ पे भी दो पोल्स हैं। जिस भी चीज के दो फिक्स्ड डेफिनेट एंड्स या पोल्स होते हैं उसको बोला जाता है पोलर। अर्थ इज पोलर, मैग्नेट इज पोलर, योर सेल बैटरी इज पोलर, सिमिलरली दिस बॉन्ड इज ऑल्सो पोलर। तो कौन से बॉन्ड को, आज अगले चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक इसी पे आने वाला है, तो किस बॉन्ड को मैं पोलर बॉन्ड कह सकती हूं? इसको, यस, HCl इज अ पोलर बॉन्ड, बट दिस इज नॉन पोलर बॉन्ड। अब मुझे बताइए इसमें कितने पोलर और कितने नॉन पोलर बॉन्ड? चलो करो कोशिश आदित्य, कितने बॉन्ड्स पोलर? नींद भगाते हैं तुम्हारी। 2 पोलर, एक तो ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। दूसरा कौन सा बॉन्ड पोलर? क्यों, कार्बन और हाइड्रोजन में नहीं होना चाहिए?
दो डिफरेंट में, एक सेकंड मोक्ष कनब, जब भी दो डिफरेंट एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है तो डिफरेंस आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो सारे ही पोलर होने चाहिए। हाँ, हाईली पोलर अगर मैंने पूछा तो CF, और ये मैंने पढ़ाया नहीं, आप अपनी गट फीलिंग से बोल पाए तो बोल पाए, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया। तो CF बॉन्ड पोलर है, पहले इस पे एग्री करिए। हाईली लो पे तो मैं आ रही हूं आगे, बट कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को मैं पोलर बॉन्ड कह सकती हूं। कहने को तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी मेरे को पोलर कहना चाहिए, दो डिफरेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन में फर्क है बच्चों, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डेसिमल्स में जाके वो नेग्लिजिबल फर्क माना जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर क्या लेने वाले हैं, नॉन पोलर। स्पेशल केस पहले ही करा दिया, अब सारे आपके मक्खन की तरह होने चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट होते हुए भी नॉन पोलर बॉन्ड, लगभग नॉन पोलर बॉन्ड क्यों बना रहे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाम मात्र डिफरेंस था। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ती हूं थोड़ा थोड़ा। सारी मुसीबत तब सॉल्व हो जाएगी जब मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पता हो। अब तक जितनी भी वैल्यूज आई मैंने कहा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। ये आपको याद रखनी है, आपसे एक्सपेक्टेड है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये कुछ की मैंने आपको दी, नोट करिए पहले वैल्यूज। फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, कोई एक्सेप्शन नहीं इसकी बात में। वो फ्लोरीन क्लोरीन वाला गेन एंथैल्पी वाला मत ले आना, ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डाल रहा है, तो सिर्फ शेड पेयर को थोड़ा सा खिसका रहा है। तो फ्लोरीन की बच्चों सबसे ज्यादा 4, उसके बाद कौन आया, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आया, क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर। मैं सिर्फ गिनती के 4-5 लाई हूं, वैसे नीचे मैंने और भी लिख रखे हैं, बट ये तो वो वाले केसेस हैं जिसको याद किए बिना आप अगले चैप्टर में जा नहीं सकते, दिक्कत होगी। जैसे कहते हैं ना पहले 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सीक्वेंस से सबका नाम याद होना चाहिए, सिमिलरली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे 2 साल किसी भी चैप्टर में कभी भी आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद होनी चाहिए। ट्रेंड पूछ ले वो तो बात अलग है, वैल्यू एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए। अब मुझे आपको एक ट्रेंड और देना है, अगेन ये ट्रेंड यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल ट्रेंड का मतलब है यू वॉन्ट फाइंड एनी स्पेशल थिंग जो इस ट्रेंड से उल्टी जा रही हो। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। अब मुझे क्यों थोड़े थोड़े शुरू करने हैं कि आपको क्या लगता है क्यों लगता है डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी घटती जाएगी। प्रभाव ए जेड इफेक्टिव नीचे बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग पुअर है, नीचे स्क्रीनिंग पुअर है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, उल्टा एफ आ गए बीच में, और थोड़ा सा नीचे जाऊं तो डी आ गया, पुअर स्क्रीन, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, साइज उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, जस्ट रिवर्स जाऊंगी, बट गुड दैट यू ट्राइड, यस, पुल कम हो जाएगा। आप जेड इफेक्टिव से जाते तो सामने वाला काउंटर देगा, फंसोगे। इसमें प्लीज सिर्फ साइज से जाना, क्योंकि वो जो आपका स्क्रीनिंग और वो जेड इफेक्टिव सब कुछ के बाद साइज तैयार होके आया। जब साइज तैयार होके आ गया तो आप साइज पे आंसर देंगे। आपने डाउन द ग्रुप अक्सर साइज बढ़ते देखा है, एनामोली मिली, कम बढ़ा, उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, पर बढ़ा तो सही। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ता जाता है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए न्यूक्लियस उससे उतना ही दूर होता जाता है, तो इन तरफ अट्रैक्ट करने का मामला थोड़ा कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे पुअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा इनमें, तो करना कोशिश। अगेन जैसे जैसे मैं नीचे जाती हूं साइज इंक्रीज होता है, लिखिए मेरे पास यहां पे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, देयरफॉर अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। सो electronegativity
ऑल्सो डिक्रीजेस। आंख बंद करके ये लगाएंगे आप। जब मैं कहती हूं ना आंख बंद करके, तो आई मीन इट। सबसे आसान टॉपिक ये है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई सभी के? अक्रॉस द पीरियड फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी हमेशा। फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है बच्चों? 2.1। याद होनी चाहिए। मैं यहां जो वैल्यू दे रही हूं, हो सकता है उस वैल्यू में और एनसीईआरटी की वैल्यू में अगर डेसिमल्स में कुछ फर्क हो तो प्लीज एनसीईआरटी की वैल्यू को ही फाइनल लीजिएगा। जो एनसीईआरटी आपके पास है उससे कंफर्म करेगा। एनसीईआरटी में पूरा टेबल दे रखा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा फर्क ना होने की वजह से इनके बॉन्ड्स में यूजुअली नॉन पोलैरिटी देखने को मिलती है। क्लोरीन और नाइट्रोजन की सेम है, सल्फर और कार्बन की सेम है। इट्स ओके, इसको मत रटो, लेकिन ये वैल्यूज आपके पास होंगी तो बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको इसको रटने का तरीका बताती हूं, पहले नोट कर लो। लेट मी टेल यू हाउ टू क्रैम देम। ये तो देखो, अगर आप ध्यान दो तो 0.5 का ही फर्क चल रहा है। अगर किसी को ये पीरियड याद है तो फिर 0.5 का फर्क ही तो करना है। एवरीवन लुक हियर ओनली। 0.5 का गैप मारा है मैंने, क्या दिक्कत थी याद करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड में थोड़ी सी दिक्कत है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कितना गैप है सब में? उसके बाद फास्फोरस, सल्फर 0.4, उस साथ सल्फर और क्लोरीन में 0.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। आपसे सवाल क्या पूछे जाएंगे? हो गई डेफिनेशन। मैं आंसर करते वक्त क्या सोचूंगी? ये तो चलो शौक था जी, पूरी डेफिनेशन करनी। इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? भाई मेटल सेम है, एटम सेम है। अब फंस गई मैं, मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद करी, काम ही नहीं आनी। आपकी गट फीलिंग, आंसर ये रहा, ये लिखा, क्यों बता दो बस। आपके लिए नया है, लेकिन मुझे देखना एक बच्चा इसका क्या जवाब देने की कोशिश करता है। अगर Fe3+ कैटायन अपने पेरेंट से छोटा होता है, और जब मैं बोलती हूं Fe3+ इज स्मॉल इन साइज, ऑटोमेटिक है उसके अंदर प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो आ गया, क्योंकि उसी की वजह से साइज छोटा हुआ था। गुड दैट यू आर मेंटेनिंग बोथ। तो यस, आंसर तो दे दिया। फिर तो मैं क्यों ही सोच रही थी लेवल अप, आप तो देने लायक हो इसमें, तो आंसर दे दोगे। बट ये बात बस कहीं नोटेड होनी चाहिए। जितना चार्ज पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा उतना प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन रेशो बढ़ता जाएगा, या बोल दो उतना साइज घटता जाएगा। तो उसकी वजह से इनवर्ट पुल से बचना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है, उसकी वजह से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींचेगा। इनवर्ट पुल होता है इनसाइड द एटम, तो उस वर्ड से बचना। तो ये तो आप सब लोग दे लोगे, अब हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एग्जाम्पल देते ही बहुत देर से एक सवाल को मैं बच रही हूं, आखिर ये वैल्यू किस बेसिस पे आई। तो अब आपको बता दूं, आपके जो भी क्वेश्चंस थे उन सब का आंसर एक आ जाता है, जिसको मैं जवाब ही नहीं दे पा रही। आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कैसे की? साइज में मैंने बता दिया जी, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड आया, दो न्यूक्लियसेस के बीच का डिस्टेंस लिया, उसको आधा कर दिया, उसमें जो ट्रबल्स आई उसकी वजह से 3 तरह के साइजेस खड़े कर दिए। हर जगह का मैं आपको लॉजिक दे के चल रही, कैसे नापा होगा ये, किसी ने कैसे नापा होगा टेंडेंसी। उसके लिए 2-3 स्केल्स आए, जिसमें पहला स्केल तो था साइंटिस्ट मुलिकन का। नोट करिए दोनों स्केल को, फिर पढ़ाऊंगी क्या है ये। मुलिकन स्केल क्या होता है, लेट मी टेल यू। ये सिंबल दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रही हूं और उसको नापने का स्केल दे रही हूं, तो इतना तो आपके लिए अंडरस्टूड होना चाहिए, ये सिंबल किसको दिया गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ एनी एटम, इस H को इग्नोर कर दीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम, एटम H मान लिया, A मान लिया, Y मान लिया, Z मान लिया, कुछ भी मान लिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम इज कैलकुलेटेड बाय, अकॉर्डिंग टू मुलिकन, आर्बिट्रेरली स्केल था ये। एक लॉजिक से तो बनाया गया, लेकिन कोई नेचर में ऐसा क्राइटेरिया नहीं था। हमने नेचर में जाके देखा किसकी टेंडेंसी ज्यादा है और किसकी कम है, और उसको रिलेट किया दूसरी प्रॉपर्टीज से। तो इन्होंने कहा हर एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हर एटम के इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको क्या कहूंगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ताकि साइन का चक्कर ना आए।
इन दोनों का एवरेज ले लूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एवरेज ऑफ एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से निकाला गया, बट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट इन किलो जूल्स। तो एक तो ये स्केल था, उससे नापा गया, लेकिन मोर सक्सेसफुल स्केल कौन सा था? पॉलिंग स्केल। कई वैल्यूज इससे थोड़ी सी मिसमैच आई। तो फिर एक और स्केल जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा, गड़बड़ इसमें भी है लेकिन सबसे सक्सेसफुल जो रहा, पॉलिंग स्केल, जो हम आगे के चैप्टर्स में भी फॉलो करेंगे। पॉलिंग स्केल क्या है? पॉलिंग स्केल, आप सोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इंडिपेंडेंट एटम की प्रॉपर्टी तो नहीं थी जो तुमने इंडिपेंडेंट एटम के हिसाब से निकाल दी है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, तो दोनों का कंपैरिजन आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। दोनों के बॉन्ड की दूरी कितनी है वो भी आना चाहिए था। तो उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा मुझे एक तरीका दिया। पॉलिंग ने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्ट कैसे निकाल सकते हो तुम? डिफरेंस निकाल सकते हो। एक साइड को फिक्स कर दिया, सपोज इधर मैंने ए रखा, इमेजिन, और इधर बाकी सारे एलिमेंट्स बदल बदल के रखती गई। ए के सामने बी, सी, डी, ई, एफ सारे एटम्स रखती गई। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को फिक्स कर दिया 0, और जो डिफरेंस आया वो इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इस तरह से निकाल लिया। एक स्केल ही तो फिक्स करना था, मैंने कर दिया। साइंटिफिक तरीका तो स्केल फिक्स करने का यही होता है, तो मैंने ऐसा स्केल फिक्स कर दिया। या फिर जो इस तरह से मेरे पास दो एटम्स आए, ये और ये, फिर सोचिए, मैंने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखी फ्लोरीन की। तो पॉलिंग ने क्या किया? आर्बिट्रेरली फ्लोरीन की वैल्यू को 4 रख दिया, बिना किसी मतलब के 4 रख दिया। मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 4। 0 कोई रख सकता है तो कोई 4 भी रख सकता है। फिर फ्लोरीन के आगे हाइड्रोजन रखा, क्लोरीन रखा, ऑक्सीजन रखा, सल्फर रखा, वगैरह वगैरह वगैरह, और दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते रहे। तो जब मेरे पास डिफरेंस आ गया और ये आ गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल सकती है एक्स की, सिंपल लीनियर इक्वेशन से। तो इस तरह से पॉलिंग ने निकालने का एक तरीका ढूंढा और उन्होंने कहा आई एम रिपोर्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दैट इज ए एंड बी। ए बी के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैं आपको देता हूं, तो उसकी वैल्यू क्या थी? चेक, 0.1017 स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब ये क्या था बच्चों? ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यही था। डेल्टा क्या है? एक नया सिंबल दे दिया। डेल्टा इज नॉट चेंज हेयर बाय चांस। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, किसी प्रॉपर्टी के आगे लगा दूं, यहां अकेला डेल्टा है। तो व्हाट इज डेल्टा? मेरे साथ सुनिएगा, नोट आप कर चुके। डेल्टा इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी के बीच में जो बॉन्ड बना उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी वो, माइनस अगर प्योर ए में बॉन्ड बना होता तो उसकी एनर्जी क्या थी, प्योर बी में बॉन्ड बना होता तो उसकी एनर्जी क्या थी, उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। आपसे अगर मैं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन दूंगी जो दिया है, तो मैं आपको बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू दे के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मांगूंगी। अगर मैंने आपको तीनों बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू दे दी, आप पुट करके डेल्टा निकाल लोगे, डेल्टा को यहां पुट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लोगे। और क्वेश्चन में मैंने कह रखा होगा एलिमेंट ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है, बी की निकालो, निकाल लेंगे। जब आपके पास डिफरेंस आ गया और ए की आपको पता है तो बी की रिपोर्ट कर देंगे। दिस इज हाउ पॉलिंग स्केल गेव यू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मैंने पिछले उस पे आपको नेगेटिविटी की वैल्यूज लिखवाई वो पॉलिंग की थी। पॉलिंग ने फ्लोरीन को आर्बिट्रेरली 4 दिया। इस सबको पढ़ के एक बात तो समझ आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी फ्लोरीन की, चेक, उसी फ्लोरीन की यहां और यहां सेम है कि डिफरेंट है? अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू तो सेम रहेगी, आर्बिट्रेरी 4 और 4 0 हो गया। यानी कि फ्लोरीन के सामने कौन है ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा। वेरी ऑब्वियस। अब एक और चीज बहुत ध्यान से, ये पार्शियल नेगेटिव एंड पहचानिए HCl।
पार्शियल नेगेटिव एंड पहचानिए FCl में, यानी ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, सामने कौन है। क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव यानी नेगेटिव पोल बनाता है अगर सामने कौन है, पॉजिटिव चीज। वही क्लोरीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव पोल बना देता है अगर सामने फ्लोरीन है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं ये लाइन बड़ी है कि छोटी है, अगर मैंने आपसे पूछा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कि नहीं, फ्लोरीन तो एक एक्सट्रीम है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, आप पूछोगे ऐसे कैसे बता दूं, सामने कौन है वो बताओ, क्योंकि क्लोरीन तो दोनों काम कर सकता है। वही बात है, ये लाइन बड़ी है कि छोटी है। आपने कहा छोटी है तो मैं क्या बात कर रहे हो भाई, बड़ी है ये तो, और आपने कहा हाँ बड़ी है, क्या बकवास मारते हो, ये तो छोटी है। कंपैरिजन, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी कंपैरेटिव है तो आप कैसे कह सकते थे लाइन बड़ी है कि छोटी है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, अक्सर तो ये नेगेटिव होता है, बट प्लीज आप कंपैरिजन बताइए। ऐसे तो आप मैंने अगर आपको गलत साबित करना है, आपके मुंह से गलत जवाब निकलवाना है, तो मैं ऐसा सवाल पूछूंगी, राइट। तो आपको ये देखना है क्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलने से पहले ये पूछना है वो जुड़ा किसके साथ है, या किन 4, 5, 10 में कंपैरिजन पूछ रहे हो। ऐसे पूछना आपको ट्रैप किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट एटम, इट इज रिलेटिव प्रॉपर्टी। सामने कौन है वो डिसाइड करेगा। हाइड्रोजन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नाइट्रोजन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। भाई नाइट्रोजन के सामने तुम फ्लोरीन लगा दो और उसी नाइट्रोजन के सामने तुम हाइड्रोजन लगा दो, बदल गई सारी कहानी। इसमें यहां पे नेगेटिव आया, सॉरी इसमें यहां पॉजिटिव आया और इसमें यहां पॉजिटिव आया, तो सारी कहानी बदल जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव कहां आता है, जहां बॉन्ड बनता है। इसीलिए इस चैप्टर में हम ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाएंगे, बॉन्ड अगले में बनना है, अभी तो बॉन्ड ही नहीं बना। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे क्या क्या पूछ सकते हैं, आपको क्या क्या आना चाहिए। मुलिकन और पॉलिंग स्केल में आपस में क्या रिलेशन है। मुलिकन और पॉलिंग स्केल, वो जो H मैंने लगाया था सबको याद होगा, मुलिकन स्केल का था, और P जो मैं लगा रही हूं पॉलिंग स्केल का। पॉलिंग स्केल से आने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और मुलिकन स्केल से आने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में ये रिलेशन होता है। प्लीज इस फॉर्मूले को याद करना है और कुछ नहीं, लिखिए इसको। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है, नहीं। अक्सर देखा गया मुलिकन स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आई वो थोड़ी हायर रेंज में आई एज कंपेयर टू पॉलिंग स्केल। अब थोड़े इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। थोड़े से पूछें, आपकी एक क्वेरी होती है, 2 स्केल दे दिए, दोनों से वैल्यू सेम आती है, नहीं। अक्सर देखा गया अगर पॉलिंग स्केल से फ्लोरीन की वैल्यू 4 आई है तो मुलिकन स्केल से फ्लोरीन की वैल्यू 4 से थोड़ी बड़ी आई होगी। बस जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे इस चैप्टर में इस साल एक्सपेक्टेड है उस पे आते। पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से मेरे को पता चलता है कि कोई चीज का मेटालिक कैरेक्टर कितना है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, चलो बताओ। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन जो जल्दी लूज कर दे। तो कहीं से आवाज आई थी मुझ तक कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यस। तो जितना ज्यादा कोई चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, लिखो मत, रुक जाओ, चेक माय स्टेटमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स, more electronegative element means less metallic character। यही साबित करने की कोशिश की है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेरे को थोड़ा दूर ही रखो इससे। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, उसका मतलब इजी लॉस या इजीली डिनायल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे नीचे इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, लाइक दिस। तो मुझे बताएं बच्चे, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है कि घटता है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा, विद नो एक्सेप्शन। ठीक है, ये याद रखिए। अब चेक करना जरा, सही लिखा है? ग्रुप 15 याद कराने का इरादा था। डाउन द ग्रुप
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। पहली एप्लीकेशन पता चल गई, चल सकते हैं आगे। नोटेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 15 पहली बार लिख रही हूं, शायद आपके सामने पूरा हल्का फुल्का आइडिया रहे, याद हो जाए तो वेल एंड गुड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सो अगर अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का एक टेबल देके पूछ लूं सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा, ढूंढ लोगे? चलो, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन सा, वो भी ढूंढ ही लोगे। अंडरस्टूड है, गुड। अब आ जाइए दूसरी एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन मेरे पास क्या आती है? पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड मैं करा चुकी। बस मुझे बताइए, ये बॉन्ड पोलर की नॉन पोलर? ये भी नॉन पोलर, ये सारे पोलर, ये करा चुकी मैं आपको। ये क्या है? नॉन पोलर। अच्छा, ये भी बता दो, जहां भी दो डिफरेंट मिलते हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, उनको आप पोलर कह सकते हो। हर एक को कहोगे ऐसा नहीं बोल रही, अगला चैप्टर आएगा। जितना इस चैप्टर में सेफली सुपरफिशियली बता सकती हूं उतना बता रही हूं, यहीं से अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर नोट करो, फिर बताती हूं। पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड मुझे पता लग जाता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता हो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पता हो। ये HBr और HCl में ज्यादा पोलर कौन सा होगा? बता पा रही है ना खुद से? उम्मीद कर रही हूं सबने नोट कर लिया। टॉपिक क्या था? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो, इन दो के बीच बॉन्ड है, ये पोलर होगा कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। पोलैरिटी का मतलब क्या था? एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। अच्छा, इन दोनों में जब बॉन्ड बना A और B, इट इज पोलर, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। फिर एक और बॉन्ड में बनाती हूं A और C के बीच में, हाईली पोलर। हाईली पोलर का मतलब क्या होगा? आप जानते हैं, हाईली पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो उसको हाईली पोलर बोलेंगे। जस्ट सिर्फ वर्ड्स के हिसाब से, नो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, सिंपल वर्ड्स के हिसाब से अगर मेरी क्लास बताए, इन तीनों में से केस 1, केस 2, केस 3, किस में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? चार्जेस जितने ज्यादा उतना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा। क्यों भाई? चार्जेस ये वो वाले चार्जेस नहीं है, ये चार्ज तो बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका बहुत बड़ा होगा, और इसका बताएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये होगा। मतलब क्या है? ठीक है, यहां कैटायन एनायन नहीं बने, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ही पोलराइजेशन हो गया, एक पूरा बन गया नेगेटिव पोल और एक पूरा बन गया पॉजिटिव पोल। जब इतना ज्यादा सेपरेशन हो गया चार्ज का, तो कहीं ना कहीं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसमें यह बंटवारा हो गया कि ज्यादा इसकी साइड रहेगा। तो इससे थोड़ा थोड़ा सही आयोनिक कैरेक्टर आना तो शुरू हुआ। ऐसे कैसे आना शुरू हुआ भाई? म्यूचुअल शेयरिंग थी। आना यूं शुरू हुआ, कल को जब बॉन्ड टूटेगा, अगला चैप्टर, बंटवारा पहले हो रखा है, किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, दिस इज द मीनिंग ऑफ पोलर बॉन्ड। भाई मेरे को क्यों पहचानने हैं पोलर बॉन्ड? क्यों पेट में दर्द हो रहा है मेरे को मेरे पोलर बॉन्ड पहचानने का? क्योंकि मुझे अगले चैप्टर में आपसे पूछना है कौन सा बॉन्ड वीक है। मोर पोलर इज मोर वीक। क्यों भाई? दो भाइयों ने पहले ही बंटवारा कर रखा है कि जब भी हम टूटेंगे इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास रहेंगे। तो जिनमें पहले ही डिसाइडेड है कैसे टूटना है, उनको तोड़ना आसान है। दैट इज इट। तो पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? अच्छा, इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा? 0%। 100% कोवेलेंट है एग्जैक्टली बीच में। इसमें थोड़ा परसेंट बढ़ेगा, इसमें और बढ़ेगा। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा? तो अगर कोई मेरे को ला के दे दे Na और Cl और इमेजिन करे कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे ही मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखूंगी, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा था, ये बॉन्ड तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? आयोनिक में। काहे का? कोवेलेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या पोलैरिटी समटाइम डिसाइड कर देती है। कोवेलेंट बॉन्ड तो है,
100%. कोवेलेंट बॉन्ड नॉट 100%. स्लाइट आयोनिक कैरेक्टर, इसमें गुड इनफ आयोनिक कैरेक्टर, कम कोवेलेंट कैरेक्टर. काहे की शेयरिंग जब एक ने अपने पास रख रखा है, जब एक ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने ही पास रख रखा है बॉन्ड वाले, तो वो कोई म्यूचुअल शेयरिंग हुई, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया किसी एक के थ्रू. दैट इज व्हाट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मीन्स. तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया. अब जरा चलते हैं जो स्लाइड आपने नोट करी, ये निकालते कैसे होंगे. अब के ये डेल्टा कुछ और है, पिछले वाला डेल्टा कुछ और था. अब के ये डेल्टा क्या है, कितना सेपरेशन है चार्ज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो चेक, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी ज्यादा. यही समझा के आई थियोरेटिकली. इस पे ये क्वेश्चन है पिछले सालों का, जेई का उठा के लाई हूं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड वाई इज 3.2 एंड 2.2. तो डिफरेंस तो निकाल ही लेंगे आप. डिफरेंस कितना आया, 1. देखने में फॉर्मूला पता नहीं क्या दे दिया, डिफरेंस कितना आया, 1. डेल्टा की जगह क्या पुट करना है मैंने, क्या बचा क्वेश्चन. तो उसके बाद परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने के लिए 16 इंटू 1, 3.5 इंटू 1 स्क्वायर आप बड़े आराम से निकाल के रिपोर्ट कर दोगे मेरे को. मैं नहीं पूछ रही इसका प्लस कितना आता है, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, इंटू 1 और इंटू 1 स्क्वायर. तो अब अगर मैंने यहां इंटू 1 दे दिया, तो मैं टेस्ट में अगर डिफरेंस 1 की जगह 1.1 दे दूं, 1.3 दे दूं, 0.5 दे दूं, तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ निकाल दोगे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर. ये एग्जैक्ट तरीका था परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का. और जो मैंने आपको इस स्लाइड पे कराया, उसमें आप अगर देखोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.9 आता है, उस वक्त 50% कैरेक्टर होता है कोवेलेंट, 50% कैरेक्टर होता है आयोनिक, अंदाजे से. लेकिन एग्जैक्ट कौन दे रहा है मेरे को, एग्जैक्ट कौन दे रहा है, जो पिछली स्लाइड पे आपको फॉर्मूला लिखवाया. अंडरस्टूड. चलिए, एस ब्लॉक सुनना एक बार. एस ब्लॉक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, तो ये सारा तो एस ब्लॉक है. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बड़े हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो शेयर्ड पेयर हो. जैसे जैसे मैं अक्रॉस द पीरियड जाऊंगी, साइज छोटा, तो चेक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहां आते 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव. डाउन द ग्रुप मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो पीरियोडिक टेबल के इस कोने में हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलेगा, इस कोने में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगा. सीजियम इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. व्हाट अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक बीच में आते हैं. तो इनको ट्रांजिशन क्यों बोला गया था, एस और पी के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज लैंड करती हैं. तो चेक, एस ब्लॉक जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पी ब्लॉक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बीच में ट्रांजिशन, यानी इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन पी ब्लॉक, मोर देन एस ब्लॉक. नोट करिए इसको. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन दिस वे. पहले एस ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, क्योंकि वो तीसरे ग्रुप में ही सारा एफ ब्लॉक समाया हुआ है, फिर डी ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक. चेक, दे दिया, अब तुम्हारी मर्जी हो, तुम कैसे भी कर लो. तुम लेस देन लगा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, ये लगा दो, चलेगा, क्या प्रॉब्लम है, जैसे जिसको क्लियर हो. मैं पीरियोडिक टेबल में जाती गई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती गई. डाउन द ग्रुप क्या होगी, हमेशा डिक्रीज. ये दोनों तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और नीचे जाती गई तो भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या, मेटल्स पहुंच गए, मेटलॉइड्स और मेटल्स आ गए नीचे. नोटेड इतना बच्चों. तो छोटे मोटे ट्रेंड्स और जिनको आप पूरे 2 साल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंडरस्टूड ट्रेंड्स में जानेंगे. अब मेरे से कोई पूछे केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड भी बताओ, तो मुझे ये मेरी क्लास बताए पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादातर क्या मिलते हैं. जब हमने एसपीडीएफ ब्लॉक पढ़ा था तब देखा था ज्यादातर कौन इस पूरे हिस्से में, मेटल्स, राइट.
और अगर मैं इधर भी देख लूं तो लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, वो भी मेटल्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं कौन? मेटल्स। जनरली मेटल का नेचर क्या पढ़ा मैंने? वो लूज इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब ये कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। मुझे अब ये देखना है मेटल्स की रिएक्टिविटी। तो नीचे लिखे हुए डिटेल को पढ़ने के बजाय अगर मैं आपसे पूछूं मेटल्स के केस में, यानी कि एस ब्लॉक यानी कि पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाती जाऊंगी, क्या मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। तो साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा। क्यों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। जब इस साल एक टर्म पढ़ी है, नहीं तो वो क्यों नहीं डाल रहे मेरे बच्चे? जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जा रहे हो, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जा रही। सो यहां आप एक चीज समझिए, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं मेटल्स में रिएक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है। हाँ, उसका क्यों देने का मन है तो वो दीजिए आप जो देना चाह रहे हो, देन इट्स ओके। बट पहला तो अब आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे ही लाना पड़ेगा, और वो ये लिखिए। अब लिखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट जो पीरियोडिक टेबल में है पीटी, उनकी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसीलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसीलिए वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे। एनीवेज, एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक्सट्रीम राइट में कौन आ गए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सारे शुरू होते गए। एक्सट्रीम राइट मतलब नोबल छोड़ दीजिएगा, कोई नोबल पे मत आइएगा प्लीज। ऑब्वियसली नोबल गैसेस आपको पता है, हम हर चीज अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे पहुंचूं तो बहुत छोटे हैं वो बहुत छोटे हैं, तो उनकी कौन सी टेंडेंसी ज्यादा जानी जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज वेरी हाई, आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो उनकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा? उनकी रिएक्टिविटी का नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ना? नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जिस तरह से आप ऊपर वाले क्वेश्चन को आंसर किया, वैसे ही एक्सट्रीम राइट साइड में जब जाते जाओगे, हाईएस्ट गेन एंथैल्पीज मिलती जाएंगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, मतलब वो हाईली रिएक्टिव होंगे। अब मेरा सवाल, क्लोरीन और ब्रोमीन में से कौन सा हाईली रिएक्टिव होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो? उस वक्त मैंने फ्लोरीन नहीं बोला, सॉरी, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्लोरीन। ठीक है, यानी अगर आपसे रिएक्टिविटी का ट्रेंड पूछ ले तो आपको यह पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टिविटी नीचे बढ़ रही है। इस साइड, सॉरी माय बैड, अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं तो इस साइड नीचे की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और नॉन मेटल की साइड नीचे की तरफ रिएक्टिविटी घट रही है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन छोड़ना था, यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना था। मोस्ट रिएक्टिव गैस मिलेगी फ्लोरीन। फ्लोरीन लीस्ट रिएक्टिव यहां मिलेगा नहीं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा मिला अभी आज की क्लास में? सीजियम। मोस्ट रिएक्टिव गैस कौन सी मिली? फ्लोरीन। मैंने ठीक है क्लोरीन ब्रोमीन पूछ लिया, बट मोस्ट रिएक्टिव गैस वैसे बता रही हूं फ्लोरीन। वैसे ही आपको रिएक्टिविटी अभी तक पढ़ाई नहीं है, आपको रिएक्टिविटी का एक ट्रेंड दिया जा रहा है, बस पढ़ाएंगे अगले आने वाले 3 चैप्टर्स। अगले 3 चैप्टर्स यही हैं रेडॉक्स तक, कि रिएक्टिविटी एक्चुअली कौन डिसाइड करता है। तब आपको पता चलेगा यस ये डिसाइड तो करता है, बट सिर्फ ये नहीं होता, 2 फैक्टर्स और आएंगे अलग अलग चैप्टर्स में जो डिसाइड करते हैं। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, नो एक्सेप्शन, राइट। जैसे जैसे ग्रुप में आप नॉन मेटल्स की साइड नीचे जाते हैं, वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती है। मेटल्स की साइड जाते हैं, वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है। अगर एक स्पेशल केस आ गया ना, तो उसकी वजह से पूरे पीरियोडिक टेबल को कभी नहीं बदला जाता, राइट। एक केस की वजह से आप पीरियोडिक टेबल में मेरे को बताइए, ग्रुप 1 किससे शुरू होता है? ग्रुप 2 किससे शुरू होता है? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ये सारे पहले मेंबर्स जो हैं
सारे के सारे पहले मेंबर मिसबिहेव विद देयर रेस्ट ऑफ ग्रुप मेट्स। ये अपने ग्रुप मेट से मिसबिहेव करते हैं और डायगोनल वाले के ज्यादा पसंद करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी डायगोनल वाले से मैच कराते हैं। दैट वाज डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये तो पीरियोडिक टेबल की एक प्रॉपर्टी देखी गई कि पहला मेंबर हमेशा ही मिसबिहेव कर रहा है। हर ग्रुप में देखा गया ग्रुप का पहला मेंबर इज नॉट टेलिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप का दूसरा मेंबर इज टेलिंग द प्रॉपर्टीज। तो ये भी बुकलेट के शुरू के 4-5 पेजेस में हमने दे रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय टिपिकल एलिमेंट्स। अगली क्लास में टेस्ट में आ गया तो बोलना मत, कराया नहीं, बुकलेट में भी है, एनसीईआरटी में भी है। टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज, टिपिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करने वाले एलिमेंट को बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, और ये हमेशा थर्ड पीरियड के हैं। थर्ड पीरियड माने अगेन लिथियम। कनव थोड़ा सा पढ़ाने दो मेरे को प्लीज। ये है सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, ये हुआ फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। अगले ग्रुप का बताना कौन मेंबर? मैग्नीशियम। यहां क्या आता? बेरिलियम, मैग्नीशियम। उसके बाद कौन सा शुरू होता है? बोरोन। ये है जो ग्रुप के हिसाब से प्रॉपर्टीज दिखा पाते हैं। दे आर टिपिकल एलिमेंट्स। ये तो सारे के सारों का काम ही एनामोलस प्रॉपर्टीज दिखाना है अपने बंदों के साथ। और ये डायगोनल, इधर डायगोनल रिलेशनशिप उस क्लास में बताया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा इससे मैच करी बजाय इसके। तो बुकलेट की शुरुआत में आपको ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे कि किसको टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, किसको ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, किनको ट्रांजिशन कहते हैं, किनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ऊपर की रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रहेगा। अगर ग्रुप का पहला मेंबर कुछ भी मिसबिहेव कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि इस ट्रेंड को गलत साबित कर दो, राइट? इस ट्रेंड को गलत साबित नहीं करेंगे। थोड़ा पढ़ने के बाद इसको बस हम यहां आगे कर देंगे और कुछ नहीं। इसको यहां ले आऊंगी। रिएक्टिविटी लिथियम के अलावा ये होती है। ये 10th क्लास में, अगर आपका सिलेबस ना कटा होता तो ये 10th क्लास का था। ऑक्साइड्स देखना, वैलेंसी सही है सबकी। क्रिस क्रॉस करके जो बनाते हैं वहां हम गलती कर देते हैं अक्सर, छोटे बच्चों वाली बात होती है ना। सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1, और इस पे -2, इस पे +2 -2 +3 -2। देखते जाना, क्रिस क्रॉस करते जाना। तुम सजेस्ट करो क्या होना चाहिए था? ये सजेस्ट करो। सही पॉइंट आउट कर रहा है वो, कुछ तो अटपट लग रहा होगा। Cl2 होना चाहिए। SO3 भी होता है, मैंने SO3 लिख दिया। यस आई नो, इसका SO2 भी होता है, बिल्कुल सही। इसका एक जना कह रहा है Cl2O, ठीक है। वैसे नहीं, क्लोरीन का कुछ और हो सकता है। किसी ने बताया क्रिस क्रॉस के हिसाब से, तो ये भी बिल्कुल ठीक बता रहा है जो भी बता रहा है, लेकिन जब आप पूरा पढ़ लोगे तो क्लोरीन के बहुत सारे होते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है। मैंने उसका सबसे पॉपुलर वाला लिखा है Cl2O7। अगर मैं 2 क्लोरीन ले लूं तो, राइट। अब आप कभी इसमें ज्यादा अंदर घुस नहीं सकते, ये क्वेश्चन में दिया होगा। डोंट चैलेंज कि आपने क्लोरीन का ऑक्साइड गलत दिया है। क्लोरीन के बहुत ऑक्साइड होते हैं, जैसे सल्फर के 2 तो सुने ही होंगे तुमने, SO2, SO3। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन के कहूं तो उसके भी कई ऑक्साइड है, NO2, NO3, NO, N2O5, N2O4 अगेन। तो जितने भी ऑक्साइड है वो अभी आपका हेडेक नहीं है, पूरी इनऑर्गेनिक नहीं कर रहे। अगर ऑक्साइड्स दिए हों तो पहचान तो लोगे किसके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। हमने फॉर्मूला दिया, आपसे नहीं पूछ रहे। सारे मेटल्स के ऑक्साइड्स, मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक। तो देख रहे हैं आप, मैं अक्रॉस द पीरियड जा रही हूं। शुरुआत किससे हुई? बेसिक ऑक्साइड से। आगे जाती जाऊंगी लेस बेसिक, और फिर कौन आया? एम्फोटेरिक, फिर लेस एसिडिक, फिर हाईली एसिड। तो जैसे जैसे अब आप मेरे को बताएं, अक्रॉस द पीरियड ये जो ट्रेंड मेरे को मिला, इसका रीजन आप क्या सजेस्ट करते हो? क्यों ऐसा मिला? क्या किसी को पता है बेसिक क्या होता है, एसिडिक क्या होता है?
वो तो मेटलिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक का मतलब क्या होता है? वाटर में ऐड करो तो अगर OH रिलीज हो तो बेसिक, H+ रिलीज हो तो एसिडिक। तो Na2O को मैं वाटर में अगर ऐड करूं, बेस, दैट इज वाई इट इज बेसिक। कोई एक यहां से उठा लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं, चलिए। इसीलिए एसिडिक और कुछ नहीं। तो अक्रॉस द पीरियड आप जैसे जैसे इधर जाते जाओगे बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। और इसका एक्चुअल रीजन मैं आपको बता दूं, ये तो अगेन एक एक्सपेरिमेंटल चीज थी। इसका एक्चुअल रीजन क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल आपको 12th में मिलेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। इस पे एक अच्छे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करिए अपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अगर आज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पूरी क्लास सुनी है तो ही तुम लोग मेरे को ये बता पाओगे इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक। दोनों सेम मेटल दे दिए मैंने और पूछा भी ज्यादा एसिडिक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। अब इसके ऊपर चार्ज क्या था? +2। इस पे निकालो जरा, +3। तो क्लास के शुरू में कराया था +3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये है। देयरफॉर एसिडिक कैरेक्टर का भी ट्रेंड यही होगा। क्लियर हो गया सबको? ये दो बातों को रिलेट करना जिसको आएगा, जो बिना उबासियों के आज क्लास में बैठा होगा, वही मेरे टेस्ट में मार्क्स ले पाए। कि दो डॉट्स जो मैंने पढ़ा है उसको जोड़ना आना आपका स्किल होना। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें? यही DPP। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक? क्यों? इसका चार्ज क्या आया? +4। इसका चार्ज क्या आया? इट सेज एवरीथिंग। +6 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए वो ज्यादा। तो ये ट्रेंड अब सबको याद हो जाएगा, लिख लीजिए इतना। और ये नीचे के एग्जांपल्स करिए। DPP कम ज्यादा है मुझे बता दो। सोडियम के नीचे कौन आता है बच्चों? बस ये 2 दे देती हूं। इसमें से कौन सा ज्यादा? अच्छा, डोंट गो टू द फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला मत चेक करना, मैंने सही लिखा है, तुम्हें आता नहीं है, अभी आगे के चैप्टर से। सो डोंट चेक मी कि मैम आपको सोडियम का भी ऐसे ही लिखना चाहिए था। वहां अभी आप पहुंच नहीं सकते। सिर्फ ये पहचानो, एक सोडियम का ऑक्साइड है, एक पोटेशियम का। कौन सा ज्यादा बेसिक? क्योंकि कम नेगेटिव। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब बेसिक, या कह लीजिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एसिडिक, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे। तो अब ये क्वेश्चंस आपसे स्कूल हो या जेई नीट हो दबा के पूछे जाते। मैं इस वाले को डील करूंगी, ये तुम खुद देखो और मुझे बताओ करेक्ट और इनकरेक्ट। ये तो आई थिंक ये तो रिपीट ही है, बस वहां SO3 SO2 वाली बात हुई थी, इफ आई रिमेंबर। वहां मैंने P4O10 दे रखा था, यहां P2O3, कि सारे फास्फोरस के ऑक्साइड्स आ जाएं। कल को ये ना कहो कि मैम गलत है। यानी आपको सिर्फ ये दे, बस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा बच्चों। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड्स दिए। नित्या सही है ये ट्रेंड? हाँ, इस पे चार्ज बताओ कितना? बिल्कुल सही, चार्ज 5। इस पे कितना? 4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पे -2 -2 बना -4, पक्का यहां क्या आया होगा? +4। ध्रुव इस पे चार्ज कितना? +3। चेक भाई, ये +3 बोल रहा है, बिल्कुल ठीक। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता गया वैसे वैसे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती गई मतलब एसिडिक नेचर बढ़ता गया। तो ये भी मैंने एसिडिक नेचर का ट्रेंड दिया था आपको। ये तीनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, चेक। डी ब्लॉक आपका फेवरेट, मुझे बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक? कनव, मैंगनीज का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक। चेक इफ ही इज रॉन्ग। पहले वाला मतलब वेनेडियम का। चार्ज निकलवाओ इसमें, वेनेडियम के ऊपर क्या आएगा? +5, बिल्कुल सही। क्रोमियम पे क्या आएगा? +6, बिल्कुल सही। मैंगनीज पे क्या आएगा? बस, दिस सेज ऑल। तो ये क्या होगा? एसिडिक। पहली बार तुम लोग यस मैम बोल रहे हो मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक। यस इट इज। तो जब मैंने पहली लाइन बोली थी, मैं बोल रही थी ऑल मेटल्स, फिर मैंने कहा नहीं सॉरी, मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। क्यों 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 पूछा तो आपने कहा वाटर में डिसॉल्व होगा तो NaOH और एसिड। यहां कहानी कुछ और आ गई। मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी। जब तक आपकी जिंदगी में डी ब्लॉक नहीं आ रहा, लाइफ ठीक चल रही है। जहां आपकी जिंदगी में डी ब्लॉक आ गया, अब आप वो जो स्टेटमेंट 10वीं कक्षा ICSE बोर्ड लेके आया होगा, या 9th क्लास में पता नहीं CBSE में बताया हो कि नहीं, 10th में CBSE में पहले पीरियोडिक टेबल में यही दे के भेजते थे, मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं बच्चों बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। उसी को डिनाई अभी कर दिया। सारे मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक नहीं होते। हाथ उठा रहे थे क्योंकि वो जब चाहे एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं, जब चाहे बेसिक भी। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीचों बीच होती है, इसीलिए। क्यों नहीं? सेम तो नहीं है। आप देखो अक्रॉस द पीरियड भी क्या देखा था। आओ वापस, एक ही चीज, चार्ज तो नहीं मैं कह रही। यहां क्या चीज लिखवाई थी मैंने? जब भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब भी पीरियोडिक टेबल में आप इधर से इधर जाएंगे, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के लिए। ना मेटल, ना नॉन मेटल, ना कुछ और, ना साइज। क्लियर? ऑलवेज व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा कुछ देखा तो वो तुक्का ही बैठेगा अगर सही हुआ तो, वरना गलत की तैयारी है। ठीक है? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा था। आई होप आपको ये याद रहे। जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको 2 साल पढ़ने, कोई मैंने एसिडिक नहीं लिखवाया, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है। ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक, ये उससे भी कम एसिडिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जरूरत पड़ी तो वो एसिड भी बन जाए और जरूरत पड़ी तो वो बेस भी बन जाए। सामने कौन है? जैसे ये लाइन, जरूरत पड़ी तो छोटी भी बन सकती है, जरूरत पड़ी तो बड़ी भी बन सकती है। इसको मैं कभी नहीं कह सकती ऐसे। मैंने स्ट्रेंथ कंपेयर कराई। इट इज लीस्ट एसिडिक अमॉन्ग्स दीज 3। ये है एम्फोटेरिक। ठीक है, नोट करिए। देखिए मैंगनीज के 2 ऑक्साइड एम्फोटेरिक में आए हैं, एक ऑक्साइड मैंने हाईली एसिडिक में लिखा है। तो एक ही मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी हैं, एम्फोटेरिक भी हैं और शायद बेसिक भी। 2 जगह लिख रखा है, तुम एक जगह कर लेना। ठीक है? अगर मेरे से कोई चीज रिपीट हो गई है, कहां 2 जगह लिखा है? अभी इतना लंबा बोला ना, इसी के साथ मैंने कब बोला कि ये एम्फोटेरिक नहीं है, ये लेस एसिडिक है। और एम्फोटेरिक क्या होता है? जब चाहे एसिडिक बन जाए, जब चाहे बेसिक बन जाए, दोनों जो बिहेव कर सके। सी, आप लोग एक बहुत बेसिक चीज मिस कर रहे हो। ट्रेंड में क्या पूछा जाता है? कंपैरिजन। आपसे इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पूछ लिया। चाहे चौथा मैंने सोडियम का ऑक्साइड दे रखा हो, तो जो जिंदगी में एसिडिक नहीं बन सकता, होता है वो बेसिक। लिखूंगी तो एसिडिक में उसको सबसे पीछे ही। दैट इज इट। ट्रेंड में पीछे आने का मतलब ये नहीं है कि वो एसिडिक है, वो लीस्ट एसिडिक है। तो अगर मैंने इसमें सोडियम का ऑक्साइड भी दे दिया होता तो भी मैं एसिडिक ऑक्साइड्स कह के कि भाई ऑक्साइड्स का एसिडिक ट्रेंड लगाइए, एसिडिक कैरेक्टर का लगाइए, राइट? एंड नो डाउट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज एसिडिक, क्योंकि इसके पास फ्रीडम है, ये दोनों में आ सकता है।
एसिडिक एज वेल एज बेसिक। शायद आपको एसिडिक का मतलब पता हो, इतनी देर में पता लग भी गया होगा। आ गई लिस्ट सबके पास? एवरीवन? ये रिपीट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कराया गया आपको। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, सारे पेयर्ड हैं, नो अनपेयर्ड तो वो डायामैग्नेटिक। मुझे ये बताइए ग्रुप टू के पैरा और डाया? सारे डाया। 2+, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2s2, दोनों उड़ा दिए। ऑल्दो 2s2 भी मुझे पता है कि वो भी डाया, लेकिन मेरे को कुछ तो डालनी थी ना ट्विस्ट, तो M2+, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाए, सारे नियरेस्ट नोबल गैस पे गए, कोई अनपेयर्ड नहीं, कोई अनपेयर्ड नहीं, तो ऑल डायामैग्नेटिक। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रेपिटेशन है। तो कहीं आप ये सोचें क्वेश्चन क्यों दे दिया है, तो पिछले चैप्टर का था, तो इसीलिए मैंने यहां पर आपके लिए रखा। वैलेंसी क्या होती है? नियरेस्ट नोबल गैस के पास जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने। नियरेस्ट नोबल गैस मतलब उसका वैलेंस शेल Np2 Np6 NS2 Np6 बच्चों, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। अगर किसी के वैलेंस शेल में NS2 है, सेकेंड ग्रुप, इसको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस यानी बेरिलियम से पहले कौन आएगा? उसके लिए क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने, किसी को देने। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों? 2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसके वैलेंस शेल में कितने? 3। 8 में से 3 माइनस कर दो, इसको कितने चाहिए? ये 5 लेगा नहीं, ये 3 छोड़ देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी? 3। कार्बन दोनों साइड बराबर है, 4 ले ले या 4 दे दे, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 4। इसकी वैलेंसी 5 ना कह देना। 5 है वैलेंस शेल में, 8 में जाने के लिए 3 मांगना तैयार है। 3, 2, 1। इकलौती एक प्रॉपर्टी है जो पूरे ग्रुप में सेम रहती है, वैलेंसी। ना डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, ना डाउन द ग्रुप घट रही है, ना कोई एनोमली है। वैलेंसी के आगे कभी प्लस और माइनस नहीं लगाया जाता। वैलेंसी कभी +3 या +2 नहीं होती। वैलेंसी 3, 2, 4, 1, 0। 0 किसकी वैलेंसी होगी? तो बच्चों के पास वैलेंसी भी आ गई। चलिए फटाफट से ग्रुप 4 के दूसरे मेंबर और ग्रुप 2 के पहले मेंबर के बीच क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड दो। SiO2 दे देंगे सारे, क्रिस क्रॉस करके बन जाएगा। हाँ जी बोलो। चलो गलती हो गई, सॉरी, 14, 16, ध्यान कहीं और था। ठीक है, आई एम सॉरी। ओके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? नो सुनाई दिया? कुछ नहीं सुनाई दिया मेरे को। N2O3 चेक एवरीवन। N2O3 सबसे सेफ है, क्रिस क्रॉस करके एक तो बना सकते हैं, बाकी आप अभी बना नहीं सकते। कहीं देखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे फॉस्फोरस का आपने P2O5 भी देख लिया, P2O3 भी देख लिया। इसी तरह से फॉस्फोरस, एक और बताइए, फॉस्फोरस और क्लोरीन में PCl, वैसे PCl5 भी होता है। जस्ट मेरे को 4 दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तुमने दे दिया, 4th का कंपाउंड बना के दो और इसका कंपाउंड बना के दो। जाओ, मुझे पता है 4th का सारी क्लास बता देगी। बनाओ, जिसमें दम हो वो ये ट्राई करे, जो एवं वो ये करे। अच्छा पहले 4th बताओ। पहले तो सारी क्लास ये बताए, ये लड़के ने सही दिया जवाब। मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, जल्दी को अवॉइड करना। हो गया बेटा, अब हो गया, तीर निकल गया। अब भाई ग्रुप 1 माने उसके ऊपर वैलेंसी होगी 1, ग्रुप 16 माने उसकी वैलेंसी होगी 2। तो 2 को तो इधर लाओगे, 1 को इधर, तो होना चाहिए था X2Y।
ए बी, एटॉमिक नंबर 55, थोड़ा आसान सा हो गया। 56 नोबल गैस होती है, तो 55 क्या रहा होगा? पक्का ये हेलोजन रही होगी पक्का, और उसकी 54, अच्छा 86, राइट, 54 हो गई नोबल गैस, तो ये क्या होगा? ये भी बात तो वही पड़ गई, ये रहा होगा। नोबल गैस के बाद NS1 होता है। कीगल, दक्ष, हाँ, अच्छा, मतलब बातचीत चल रही, मैं पूछ लूं हो क्या रही ये बात? हाँ, नहीं पूछो, कोई बात नहीं, कैरी ऑन। इसकी वैलेंसी 54 से जस्ट पहले वाला, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। अगर मैं मान लू ये हेलोजन, अगर एटॉमिक नंबर ये ना दिया होता तो ये बात थी, ये कौन से ग्रुप का मेंबर है जिसमें क्लोरीन है, ये जिसमें सोडियम है, NaCl, ठीक तो है 1:1। तो यहां बाई चांस NaCl तो नहीं था, मैं जस्ट बता रही हूं, दोनों ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करा रही हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या आता? AB। ये क्वेश्चन हम पूछेंगे और ये पढ़ाएंगे, ये समझ लो फर्क। पूरे चैप्टर में अगर मैंने पढ़ाया ये है तो पूछूंगी ये जेई में, इस लायक बनाया कि आप यहां पहुंच सकते हैं। तो देखे हुए क्वेश्चन की उम्मीद अब करना धीरे धीरे छोड़ देना। आ गया सबके पास ये? मैम ये करा चुके हैं? तो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन इस पे आए तो फैलना मत कि 116 तो आपने एटॉमिक नंबर, यानी मैं यहां कोई ऐसा कुछ करके दे सकती हूं। हालांकि ये नॉमेनक्लेचर सिर्फ किन के ऊपर एप्लीकेबल है? जो 100 से ऊपर होते हैं, ठीक है। ये एक मेरे को बहुत पसंद है, किसी ने मेरे से VK जायसवाल का डाउट पूछा था, तो आई थॉट ये क्लास से लेना चाहिए। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कर लोगे आप। लेकिन एकदम ही शॉक लगता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछनी चाहिए थी, तुम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहे हो। यस, एनायंस में मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछूंगी, दैट इज एक्स्ट्रा 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 एज। जब पढ़ा सब कुछ दिया तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं। O नेगेटिव, S नेगेटिव, किससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? कौन दुखी है उस एक इलेक्ट्रॉन से जो छोटा था? कहने को तो मैं कह सकती हूं जो छोटा था, बट नाउ इट्स योर टर्न, गिव मी आंसर। आई नो आंसर सामने है, लॉजिक से, सॉरी, इससे निकालना इजी था क्योंकि छोटा, क्या मतलब यहां पर क्यों छोटा ला रही हूं वर्ड में? अगर छोटा साइज एकदम से बोल दूंगी तो एक गड़बड़ हो जाएगी, भाई छोटे में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। यहां रिवर्स ऑर्डर से पकड़ना है, साइज छोटा था तो अंदर कौन सी चीज ज्यादा थी? ये मिस हो गया था मेरे से लिखना। रिपल्शन ज्यादा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन दबा के बाहर निकल जाएगा, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। ये रीजन जो था, इसी की हेल्प से मैं रिपल्शन लेके आई। यहां तक सबको क्लियर? अब इसमें ट्रेंड में, अब तो खैर ये तो आप पकड़ ही लोगे, इसको तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, बट मेरा मुद्दा है अगर मेरे को ये आ गया तो क्या मैं ये अटेम्प्ट कर सकती हूं इन चारों के बीच? देखिए किसका ट्रेंड मांगा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड इन चारों के बीच। अब ये तो आपको आता ही है, सबसे आसान हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालना चार्ज स्पीशीज से होता है। अभी मैं आपको बता के, चार्ज स्पीशीज इज नॉट हैप्पी टू हैव चार्ज। ऑक्सीजन और सल्फर फिर भी अपनी लाइफ काट लेंगे, ये दोनों हैविंग अ चार्ज हाईली अनफेवरेबल। सबसे पहले तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने को तैयार होंगे, भाई निकाल दो, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीछे पीछे आएगी। और पीछे में भी अभी ऊपर बात हो गई, इसमें और इसमें क्या फर्क रहा? ठीक है, ये निकालने को तैयार बैठा था इसीलिए इसकी सबसे कम, फिर थोड़ी इसकी ज्यादा, ये तो बता ही लोगे। साइज सिंपल, ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा एज कंपेयर टू सल्फर इन दोनों में, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? हाईएस्ट, और इसकी क्या हुई? लोएस्ट। इस पे रोका नहीं जा रहा था वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट दैट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल क्वेश्चन था जो मेरे पास रीसेंट डाउट्स आए, तो आई थॉट टू टेक इट हेयर एंड क्रिएट सम कंफ्यूजन आउट ऑफ इट।
कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछनी आसान, लेकिन एनायन में कोई मेरे से आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है, इट्स अ बिग डील. सो दिस इज लास्ट स्लाइड फॉर टुडे. ऑफ कोर्स टाइम भी हो ही रहा है. हाँ पता है मेरे को. चेक ये करा चुकी हूं मैं आपको. इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो क्लास में नहीं हुई. आदित्य को जल्दी है, जा सकता है. आदित्य छोड़ो मैम, छोड़ो, है ना. ऐसे ही तुम्हें टारगेट कर रही हूं, सोच तो सारे यही रहे हैं. कुछ इंटरेस्टिंग तो है. ये ग्रुप तुमने इतनी बार कर लिया कि देखना भी नहीं चाहिए. पहला मेंबर फ्लोरीन किधर भागा? यहां पर पहला मेंबर ऑक्सीजन. दिस इज समथिंग विच इज, अगर मैंने आज लेती तो तुमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कम से कम 2-3 क्वेश्चन गलत कर देने थे कि मैम आपने बताया नहीं. और एक बार बताना बनता है कि हमने सोचा जैसे क्लोरीन के बाद पहुंचा फ्लोरीन, वैसे ही इसका भी. आपको पता है ऑक्सीजन सल्फर की एक्सेप्शन हमने बात की थी, वैसे ही ऑक्सीजन भी हमने सोचा सल्फर के बाद पहुंचेगा. ना जी, ऑक्सीजन सबसे पीछे पहुंच गया. रीजन खुद सोच के आना. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर.